अब हम आते हैं टेस्ट FLT थर्ड पर। और जब भी मैं आपको समझाऊं तो एक बात जरूर नोट करिए, कॉपी पेन लेके रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इस टेस्ट के थ्रू आपका एक कोर्स ही हो जाएगा। और दूसरा, आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं या कर रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन को लेकर पढ़ें, उस पर एक रिसर्च करें। आप जब 5-6 पेपर ऐसे कर लेंगे तो आपको लगेगा 7वां-8वां पेपर आप में से उसके आधे प्रश्न आपके पूरे 7-8 जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए उसी से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें और हम सीधे पहले प्रश्न में चलते हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली किस जिले में है? हम बात कर रहे हैं नवदा टोली, किस पीरियड की बात कर रहे हैं? नवदा टोली साइट की बात कर रहे हैं। लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कैलकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो स्टोन एज के बाद की बात है। तो हम बात करें सागर है, सागर में हमें कैलकोलिथिक जो साइट मिलती है वो मिलती है ऐरण। ऐरण का नाम सुना होगा आपने। ऐरण जो है एक ताम्र पाषाणिक स्थल होने के साथ साथ यहां पर हमें समुद्रगुप्त का भी अभिलेख मिलता है। साथ ही साथ इस ऐरण से हमें भानुगुप्त का भी अभिलेख मिलता है और इसी भानुगुप्त के अभिलेख में ही सती प्रथा की जानकारी है। पहली बार अभिलेखी साक्ष्य जो है हमें सती प्रथा का कहां से मिलता है? इस ऐरण अभिलेख से मिलता है। खरगोन की बात की जाए तो वाकई में नवदा टोली किस जिले में है? खरगोन में है, तो आंसर होगा इसका खरगोन। इस नवदा टोली की खोज करने वाले हैं HD साकलिया। इस नवदा टोली की खोज किसने की? HD साकलिया ने इस नवदा टोली की खोज की है। इसके अलावा और भी ताम्र पाषाणिक स्थल है मध्य प्रदेश में। आवरा है मंदसौर में। आवरा कहां पर है? मंदसौर में। कसरावद जो है वो भी खरगोन में है। कायथा उज्जैन में है। याद रखेंगे, कायथा उज्जैन में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। इसमें से ऐसा कौन है जो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपेराइट स्ट्रगल। देखिए, हम बात करें तो हर्षवर्धन के बाद की बात करें तो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, यह है कन्नौज। कन्नौज पर उस समय थी आयुध डायनेस्टी। नाम सुना होगा आपने, बहुत कम पढ़ते इस आयुध वंश को। आयुध वंश के जो फाउंडर थे वो थे वज्रायुध। उसके बाद रूल किया दो लोगों ने, कभी इंद्रायुध और कभी चक्रायुध ने। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार बड़ी ताकत के रूप में अगर दक्षिण से कोई आया है तो वो कौन है? राष्ट्रकूट आए हैं। ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और तीनों के बीच के संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। मतलब पाल भी शामिल थे, प्रतिहार भी थे, राष्ट्रकूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? चोल। चोल इस त्रिपक्षीय संघर्ष के हिस्से नहीं थे। चोल दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शासन करते थे। नो डाउट चोल भी नॉर्थ इंडिया पे अटैक किया। चोलों ने पाल पर आक्रमण किया है। राजेंद्र फर्स्ट ने अपना गंगा वैली, गंगा घाटी अभियान किया और पाल रूलर महिपाल को हराने का काम किया। तो इस तरह हम देखें, चोलों ने भी नॉर्थ इंडिया में किया, बट दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपेराइट स्ट्रगल। तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे चोल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है वो कहां पर है? अगर आप MPPSC के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बड़ा आसान सा प्रश्न है कि करेरा जो है वो शिवपुरी में है। करेरा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है। क्या करेरा अकेला फेमस इसके लिए? नहीं, करेरा के साथ साथ फेमस है घाटी गांव, जो सोन चिड़िया के लिए कौन सा है? घाटी गांव है। और ये घाटी गांव कहां पर है? घाटी ग्वालियर में। तो सोन चिड़िया के लिए फेमस है करेरा और घाटी गांव। अगले प्रश्न पर आते हैं हम।
शीत युग की अवधारणा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ कि जनरली ऐसे प्रश्न आने की संभावना कम रहती है, पर एमपीपीएससी है तो आ भी सकता है कि शीत युग की अवधारणा को सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने दिया हुआ है। देखिए, आइस एज की बात करें तो आइस एज का जो कॉन्सेप्ट है वो लुईस एनागिस ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? लुईस एनागिस। ये भी आइस एज के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। जॉन डे चार्पेंटियर जो हैं वो भी आइस एज से, पर पहली बार देने वाले हैं लुईस एनागिस। मैं पूरा नाम लिख देता हूं आपको, लुईस ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आइस एज का कॉन्सेप्ट दिया। स्विस अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं लुईस, स्विस अमेरिकन जियोलॉजिस्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नर्मदा की कितनी सहायक नदी है? बड़ा फिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नर्मदा जो है वो मैकल पर्वत से निकलती है। ये देखिए, ये विंध्याचल रेंज है, मैं ऐसे बना देता हूँ विंध्याचल रेंज को। ये सतपुड़ा रेंज है, V फॉर विंध्याचल, S फॉर सतपुड़ा। तो यहां से निकलकर ये चली जाती है नर्मदा। ये नर्मदा नदी जा रही है। इस नर्मदा नदी में कुछ विंध्य से रिवर आती हैं और कुछ सतपुड़ा से रिवर आकर इसमें मिलती हैं। फाइनली जो नर्मदा है वो कहाँ चली जाती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो टोटल 41 है। टोटल कितनी है? 41 सहायक नदी है नर्मदा की। कुल 1312 किलोमीटर बहती है नर्मदा। 13-12 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम में जाने वाली सबसे लंबी नदी, जो पश्चिम में बहती है उसमें सबसे लंबी नदी है नर्मदा। 1077 इज आउट ऑफ दिस 1312, 1077 इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहती है ये। 74 बहती है महाराष्ट्र में और 161 बहती है गुजरात में। ये 3 राज्यों में है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेंगे कि कहां कहां पर नर्मदा बहती है। और इसमें एक और बात बता देता हूं मैं आपको, इस 41 में आउट ऑफ 41 ट्रिब्यूटरी हैं, इसमें से 22 आती हैं सतपुड़ा रेंज से और 19 आती हैं विंध्य रेंज से। ये भी नोट कर सकते हैं आप। 22 आती हैं सतपुड़ा से और 19 आती हैं विंध्य से। तो सतपुड़ा से आती है तो एक आध दो के सतपुड़ा के नाम भी नोट कर सकते हैं। बंजर है, शेर है, शक्कर है, दूधी है, गंजाल है। विंध्य से कौन कौन सी आती? गौर है, चंद्रकेशर है, कोलार है, जो भोपाल के पास आपने सुना होगा कोलार, हिरण, हथनी, चोरल। ये नदियां कहां से आती हैं? विंध्य माउंटेन से निकलकर नर्मदा में मिलती हैं। इस नर्मदा नदी पर आपको कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। कौन सा अधिनियम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाया? द्विसदनात्मक मतलब हम बात करें केंद्र में, उस अंग्रेजी काल में इसको कहते थे केंद्रीय विधानसभा और दूसरी होती थी राज्य परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। किस एक्ट से आई है हम इसको नहीं पता, मतलब इस आंसर को तो बहुत इजी है ऑप्शन के कारण। 1961 में तो एक्ट आएगा नहीं आजादी के बाद, तो कैंसिल हो गया आंसर। देखो हमको क्या करना है, याद करना है कब कब आए हैं। तो 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1893, 1909, 1919, 1935। ये ईयर याद करें, मतलब 17 का कोई डेटा नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया।
आंसर हो गया 1990, क्योंकि 1915 में भी कोई एक्ट नहीं आया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 1919 के अधिनियम के द्वारा आया हुआ है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने की जरूरत थी आपको, पर आपका आंसर करेक्ट हो गया है। 1919 के अधिनियम से पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई है। क्लियर है? और इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में कौन सा शासन लाया गया? डायरकी स्टार्टेड इन स्टेट by 1919 Act and the concept of diarchy was given by Lionel Curtius। ये द्वैध शासन के सिद्धांत को देने वाले हैं लियोनल कर्टियस ने, इस द्वैध शासन के सिद्धांत को दिया हुआ है। इसी में पीएससी की बात की थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, विच एस्टैब्लिश इन 1926, जो 1926 में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये राजा रमन्ना है, ये इंदौर में स्थित है, लेजर रिसर्च के नाम से है। राजा रमन्ना जो सेंटर है वो कहां पर है? इंदौर में है, जो लेजर रिसर्च के लिए काम करने वाला है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1984 में बाय ज्ञानी जैल सिंह, अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ज्ञानी जी के द्वारा। तो ज्ञानी जी ने इसकी बात की थी। 1986 में साइंटिफिक एक्टिविटीज स्टार्ट की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम जो था वो था सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। पहले से हम कैट के नाम से जानते थे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। 2005 में इसका नाम राजा रमन्ना रखा गया। 2005 में इसका नाम राजा रमन्ना रखा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 2021 में गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में किसे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखिए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो सूरी नाम के हैं, भारतीय मूल के हैं, संस्कृत में शपथ लेने वाले हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका उल्लेख किया था। संस्कृत में शपथ लेने वाले हैं। इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी। भारतीय मूल के लोगों की संख्या है। डच उपनिवेश था सूरीनाम, पहले डच गुआना था, फिर सूरीनाम, परानिबो इनकी कैपिटल है सूरीनाम की। तो इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। परंतु हम बात करें कि कोविड-19 के कारण ये परेड जो है हमारी बिना मुख्य अतिथि के प्रारंभ हुई। नो चीफ गेस्ट इन 2021 ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। क्लियर है आपको? तो 1955 में जो है 50 से स्टार्ट हुई थी परंपरा। पहले हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर सुकर्णो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और 2018 में हमने एशियान के लोगों को बुलाया। सबसे ज्यादा जो मुख्य अतिथि थे वो एशियान ग्रुप के मेंबर थे। तो पहले कौन थे? डॉक्टर सुकर्णो। तो 52, 53, 66 और 2021 4 बार हमने बिना चीफ गेस्ट के ये आयोजित की है। 53, 52, 53, 66 एंड 2021। मैं लिख देता हूं यहां पर 1952, 53, 1966 एंड 2021 ये बिना चीफ गेस्ट के ईयर हैं, जब चीफ गेस्ट नहीं बुलाए गए। बस आपको और बता देता हूं, जो संतोखी जी है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है 16th जो हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसके भी चीफ गेस्ट रहे हैं। इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। नाम सुना होगा आपने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। 2003 में स्टार्ट हुआ था, हर साल होता था, पर 2015 से इसको हमने द्विवार्षिक कर दिया, नहीं 2 साल में एक बार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुकीज क्या है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। उपयोग द्वारा से विकसित स्टोर सॉफ्टवेयर है। उपयोग पासवर्ड को संग्रहित करता है। किए जाने वाले आदेशों को संग्रहित करता है। तो आंसर होगा ए, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है कुकीज। ये ऑटोमेटिक सेव होती है कुकीज। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है
जो इंटरनेट में ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो जाती है। जब दोबारा इसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका डेटा जो है वो काफ़ी कम यूज़ होता है, क्योंकि पहले से इसमें जानकारी आपकी सुरक्षित होती है, उसको कहते हैं कुकीज़। हु इज़ द ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बात चल रही है इंडिया की, तो हम इंडिया में बात करेंगे। जैसे कि नाम दिया है यशवर्धन सिन्हा, तो यशवर्धन सिन्हा जो है वर्तमान में CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इस केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक अन्य आयुक्त नहीं होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी 6 हैं। 2019-20 में कितने हैं? 6 हैं। और अभी हाल में ही बनाया गया है यशवर्धन सिन्हा को, उसके पहले बिमल जुल्का भी रह चुके हैं। 2005 में बना था, तब पहले CIC एग्जाम में आ सकता, फर्स्ट CIC। तो पहले CIC कौन थे? तो वो थे वजाहत हबीबुल्लाह, ये पहले CIC थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा। तो क्या मध्य प्रदेश में है क्या इस तरह का सूचना, राज्य सूचना आयोग? यस, मध्य प्रदेश में भी राज्य सूचना आयोग है, जिसके पहले मुख्य आयुक्त जो थे वो थे TN श्रीवास्तव, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में है अरविंद शुक्ला। तो मध्य प्रदेश का भी नोट करेंगे, मध्य प्रदेश में कौन है? अरविंद शुक्ला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस जिले में आपको भील जनजाति मिलेगी? नहीं मिलेगी, नॉट फाइंड भील ट्राइब, नॉट को अंडरलाइन करेंगे। देखिए क्या है, एक MP का मैप बनाइए और उस मैप में देखिए कहां कहां पर क्या है। नॉर्थ में देखेंगे आप, सहारिया ट्राइब्स मिलेगी आपको, सहारिया जनजाति। वेस्ट में मिलेगी भील जनजाति। साउथ में मिलेगी आपको कोरकू जनजाति। यहां मिलेगी बैगा जनजाति। यहां मिलेगी कोल जनजाति। इस डायरेक्शन में क्या मिलेगी? कोल। ये हो गया आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ में क्या मिल गई है? कोरकू मिल गई है। नॉर्थ में मिल गई सहारिया। सहारिया जो है ग्वालियर चंबल से शुरू हो जाती। कोल मिलेगी आपको रीवा से लेकर शहडोल तक मिलेगी, सिंगरौली मिलेगी। बैगा जनजाति आपको कहां मिलेगी? मध्य प्रदेश के मंडला है, डिंडोरी है, इन क्षेत्रों में आपको बैगा जनजाति मिलेगी। गौड़ कहां मिलेंगे? तो गौड़ पूरे आप देखें विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के वहां पर गौड़ मिलेगी, जिनका सकेंद्रण, कंसंट्रेशन, ज्यादा परसेंटेज कहां मिलेगा? ईस्ट में मिलेगा। ज्यादा मात्रा में गौड़ कहां मिलेंगे? पूर्व मिलेंगे। इसके अलावा पातालकोट के भारिया है, वो छिंदवाड़ा से शुरू हो जाएंगे, जबलपुर तक मिलेंगे। पातालकोट के भारिया। पारधी जनजाति आपको मिलेगी कहां पर? रायसेन, भोपाल, विदिशा, इन जगह पे मिलेगी पारधी जनजाति। तो ये जनजाति बहुत आसाना से अब दिख रहा है। भील कहां मिलेंगे? तो ये पश्चिमी में है। इसमें से कौन सा जिला पश्चिम का नहीं है? छतरपुर नहीं। कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो छतरपुर में आपको भील जनजाति नहीं मिलेगी। क्लियर है आपको कितना आसान तरीका है भीलों के बारे में? भील आप देखें, ऐसे भील जो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए उनको तडवी भील के नाम से जाना जाता है। भील जो होते हैं वो भगोरिया हाट उत्सव होता है भीलों का, और भील का मतलब होता है बिल यानी धनुर्धर। इस मैप को याद करें, जो मैंने मैप बनाया, मैप नहीं बेसिकली इसका एक MP के डायरेक्शंस हैं, तो ऐसा आप भी एक डायरेक्शन को तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। महाबलीपुरम की स्थापना किस राजवंश के द्वारा की गई थी? तो इस महाबलीपुरम का ओल्ड नेम, पुराना नाम है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम। तो मामल्लपुर जो है वो एक राजा है जिसका टाइटल है मामल्ल। वो राजा का नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट was a ruler of
पल्लव डायनेस्टी। तो आंसर क्या होगा? ये महाबलीपुरम में किसने बनवाए? पल्लव ने बनवाए। पल्लव जो है वो साउथ इंडिया में द्रविड़ आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। टेंपल बिल्डिंग, मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टार्टेड बाय पल्लवास एंड एक्सपांडेड बाय द चोलास। चोलों ने उसको विस्तृत रूप देने का काम किया है। अगर आ जाएगा कि गंगईकोंडपुरम चोल टेंपल एंड बृहदीश्वर टेंपल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय चोलास। बृहदीश्वर टेंपल बिल्ट बाय राजराज फर्स्ट एंड गंगईकोंड चोलपुरम बाय राजेंद्र फर्स्ट। तो चोलों ने उसी द्रविड़ आर्किटेक्चर को इंप्रूव करने का काम किया, एक्सपांशन करने का काम किया, और पल्लव स्टार्टेड द्रविड़ आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया। महाबलीपुरम में आपको मिलेंगे चैरियट टेंपल, रथ मंदिर मिलेंगे यहां पर, जिसमें से आपके पास कितने रथ हैं? उनको हम सप्त पैगोडा कहते हैं, पर देयर इज 8 रथ चैरियट, 8 रथ है वहां पर। कौन कौन से? याद करने के लिए बहुत आसान है। पूरे पांडव फैमिली को हम ले लेते हैं। तो पांडव फैमिली में कौन आ जाएंगे हम देखेंगे तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर आ जाएंगे, भीम आ जाएंगे, अर्जुन आ जाएंगे, द्रौपदी आ जाएगी, नकुल सहदेव के एक साथ हो जाएंगे। नकुल सहदेव छोटे हैं इसलिए इनका एक साथ हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। अब बच्चे 3 हो रहे हैं। 6 क्या होगा? गणेश। 7 क्या है? पिडारी। और 8 क्या है? बलियान कुट्टी। बलियान कुट्टी। तो ऐसे 8 रथ हैं। पिडारी जो है वो वहां के विलेज गॉड हैं, ग्राम देवता है पिडारी। तो ये 8 रथ कहां मिलेंगे आपको? सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो बड़ा होगा उसका सबसे बड़ा होगा धर्मराज का रथ यानी युधिष्ठिर का रथ जो है वो सबसे बड़ा रथ है। सबसे छोटा किसका होगा? तो द्रौपदी का रथ सबसे छोटा रथ होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। किस जिले में आपको लाल पीली मिट्टी नहीं मिलेगी? चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी मध्य प्रदेश में आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करना मतलब ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये जो पोर्शन है मध्य प्रदेश का, विशेषकर ईस्ट वाला पोर्शन है, ये लाल पीली मिट्टी के लिए जाना जाता है। ईस्ट और थोड़ा सा साउथ ईस्ट, तो यहां पर मिल जाएगी लाल पीली मिट्टी। बाकी ये पूरा बेल्ट नर्मदा घाटी से लेकर पूरा मालवा का पठार जो यहां पर मिलेगी आपको ब्लैक सॉइल। छिंदवाड़ा में मिलेगी, सतपुड़ा के आसपास भी आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। ग्वालियर चले जाएंगे तो अलुवियल सॉइल भी थोड़ा बहुत मिल जाएगी आपको। तो लाल पीली मिट्टी कहां नहीं मिलेगी? तो जैसा कि मैंने कहा थोड़ी सी ईस्ट में, थोड़ी सी साउथ ईस्ट में। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं दिख रहा है? तो ग्वालियर। ग्वालियर में कैसे मिलेगी? मैंने बताया था आपको, ग्वालियर में अलुवियल सॉइल मिलेगी जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर में प्राप्त होगी। थोड़ा दतिया की तरफ जाएंगे, दतिया से फिर झांसी होते हुए आप जैसे टीकमगढ़, छतरपुर आएंगे तो फिर काली मिट्टी मिलना शुरू हो जाएगी। और जैसे पन्ना के पास जाएंगे तो फिर लाल पीली मिट्टी का मिलना शुरू हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में मिलेगी आपको। चावल के लिए बहुत अच्छी होती है मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कौन सा समुद्र तट के बिना समुद्र है? समुद्र तट के बिना समुद्र, सी विदाउट हैविंग अ कोस्टल लाइन। नॉर्थ सी की बात करें तो नॉर्थ सी कहां मिलेगा आपको? नॉर्थ सी मिलेगा आपको यूरोप के नॉर्थ में मिलेगा। इंग्लैंड में आप देखेंगे, इंग्लैंड की जस्ट नॉर्थ में मिलेगा। नॉर्थ सी में तो थोड़ा सा ईस्ट में। और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में एक स्ट्रेट भी मिलेगी आपको। तो नॉर्थ सी में तो कोस्ट है। और यहीं पर नॉर्थ सी में आप देखते होंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एक स्ट्रीम, एक जलधारा है विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। किसे कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को कहते हैं, जो नॉर्थ सी में टेम्परेचर को बढ़ाने। सारगेसो सी, सारगेसो सी मतलब स्पेनिश वर्ड है विच मींस अ ग्रास। दिस सारगेसो सी सिचुएटेड इन नॉर्थ अटलांटिक। कहां पर है ये? नॉर्थ अटलांटिक में है। और यहां पर आपको सारगेसो सी जो है वो एक ऐसा सी है जो विदाउट कोस्टल लाइन है। तो आंसर इज सारगेसो सी आपका इसका उत्तर हो जाएगा। बाल्टिक सी कहां मिलेगा? ये भी आपको मिलेगा, बाल्टिक कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इनको हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज।
क्लियर है। अब दो और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस बाल्टिक सी से आपको नॉर्थ सी में जाना है। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने का काम करती कील कैनाल। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह विश्व की व्यस्ततम नहर है, कील नहर। बैरिंग सी, तो बैरिंग सी कहां है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है बैरिंग सी, जहां पर आपको मिलेगी बैरिंग स्ट्रेट मिलेगी। क्लियर है? तो आंसर इज सारगेसो सी। अगला प्रश्न है हमारा, एनबीडीए नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश इन द फॉलोइंग ईयर। किस वर्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई? तो 9 अगस्त 1985 को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? इसमें हमारा उद्देश्य है इस पर 29 बड़ी वृहद लार्ज, 135 मीडियम मध्यम और 3000 लघु परियोजनाओं का निर्माण करना। यह केवल नर्मदा पर नहीं होंगी, नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। नर्मदा नदी और 41 सहायक नदियों को मिलाकर हम एक नर्मदा घाटी परियोजना की बात करेंगे। इस नर्मदा घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो इस नर्मदा घाटी परियोजना में जो नर्मदा पर जो डैम बनेंगे वो उसमें बड़े डैम होंगे, बरगी होगा, ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर है। पर इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है, परंतु नर्मदा में सबसे ऊंचा सरदार सरोवर है, पर वो मध्य प्रदेश में नहीं है। क्लियर है आपको? एग्जाम में आएगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा तो इंदिरा सागर, नर्मदा में सबसे ऊंचा सरदार सरोवर, नर्मदा में सबसे ऊंचा जो मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर। क्लियर है आपको? तो यह है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। राज्यपाल का पद कहां के संविधान से भारत ने लिया हुआ है? तो राज्यपाल के पद की जानकारी हमें 1935 के अधिनियम में ही मिलती है। 1935 के एक्ट में भी गवर्नर का पोस्ट मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटेन होना चाहिए आंसर, कि हमने ब्रिटेन से लिया गया है, पर ब्रिटेन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा में दिया हुआ है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इस प्रश्न में देखें तो चारों ऑप्शन को अगर बिल्कुल एग्जैक्टली देखना है तो चारों ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं होंगे, क्योंकि 1935 एक्ट में ऑफिस ऑफ गवर्नर दिया हुआ था। 1935 के अधिनियम में दिया है द पोस्ट ऑफ गवर्नर, किसमें दिया है? 1935 में। और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर ये दिया हुआ कनाडा से लिया हुआ हमने। तो यहां पर थोड़ा सा तो आंसर होगा आइदर कनाडा एट द गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। भारत का पहला उपग्रह जिसे हम आर्यभट्ट कहते हैं, आर्यभट्ट हमारे महान खगोलज्ञ, कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास पीरियड, किस देश की मदद से लॉन्च किया गया? दैट टाइम अवर रिलेशन इज बेटर विथ यूएसएसआर, सो द आंसर इज सोवियत संघ। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया है ये आर्यभट्ट, कॉस्मोस से किया गया है। कपुस्टिन एक जगह है जो वोल्गोग्राड के पास में, वहां से इसे लॉन्च किया गया है रशियन के द्वारा, ये लॉन्च स्टेशन है। तो आंसर होगा यूएसएसआर आर्यभट्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलन मस्क, काफी फेमस पर्सनालिटी है एलन मस्क, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, किस देश के मालिक है? तो आंसर इज टेस्ला। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट हैं और ट्विटर के जैक डोरसी आपको पता है यूएसए के हैं, बिल गेट्स भी यूएसए के हैं। तो टेस्ला के हैं एलन मस्क, जिन्होंने एक हम इलेक्ट्रिक कार पर एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, टेस्ला के मालिक। और स्पेस ड्रैगन एक्स की जो आपने बोला था कार्गोस को ले जाने वाले भी पहले व्यक्ति हैं टेस्ला के मालिक। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर, परम, द फेमस, हार्ली। तो कौन सा पहला वायरस है? तो पहला वायरस बोलेंगे क्रीपर जो है वो पहला वायरस है। तो पहला वायरस कौन सा हो जाएगा कंप्यूटर का?
क्रीपर, आंसर इज क्रीपर। क्रीपर जो वायरस है स्कूटी ड्यू कार्टून से बना हुआ है। 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया हुआ था। अब बीबीएन टेक्नोलॉजी किसने बनाया था? फिर से बोल देता हूं, बीबीएन टेक्नोलॉजी ने बनाया हुआ था 1971 में क्रीपर। 1971 में आया हुआ है क्रीपर, बॉब थॉमस ने बनाया हुआ था। जब भी क्रीपर वायरस का आप पर हमला होगा तो लिखकर आएगा, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। उसके 1986 में ब्रेन वायरस भी आया जो पाकिस्तान के बाशिद और अमजद ने बनाया हुआ था। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके एमपीपीएससी की स्थापना किस वर्ष की गई? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? पर थोड़ा सा मुझे लगता है वायरस पे और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपको। एमएस डॉस का था पहला ब्रेन बूट वायरस। माइकल एंजेलो वायरस 1991 में आया है। मेलिसा वायरस 1999 में आया है। खैर वापस हम एमपीपीएससी पर आते हैं। एमपीपीएससी की स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे डी.वी. रैगे। पहले अध्यक्ष थे। दूसरे थे एस.सी. सेठ और तीसरे थे एस.पी. मुसरान। एस.पी. मुसरान थे तीसरे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान आप नोट करिएगा। कोरकू की उपजाति कौन सी है? सब ट्राइब पूछ रहे हैं तो बोबई, पोथरिया, ये वैसे क्या है? पोथरिया, पोथरिया, ओझा, रूमा। तो इनमें से कौन सी कोरकू की उपजाति नहीं है? नॉट अ सब ट्राइब ऑफ कोरकू। तो कोरकू की ट्राइब्स देखें तो पोथरिया है, तो पोथरिया भी है तो करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें रॉन्ग हो जाएगा उसके हिसाब से। रूमा भी है पोथरिया की, बोबई भी है, दुलारिया भी। फिर से बोलता हूं मैं, कोरकू की कौन कौन सी? पोथरिया, रूमा, दुलारिया और बोबई। इसका तो आंसर क्या बचा आपका? ओझा। ओझा इज नॉट अ सब ट्राइब ऑफ कोरकू। तो फिर ओझा किसकी है? ओझा गौड़ जनजाति की है। ओझा किसकी है? गौड़ जनजाति की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। चंगेज खान का असली नाम? द मंगोल रूलर हु एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर फ्रॉम अटलांटिक ओशन थ्रू पैसिफिक ओशन। तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है तैमूजिन। आंसर हो जाएगा ये सी, आंसर होगा तैमूजिन। इसका समय जो है 1162 से लेकर 1227, 1162 से लेकर 1227 तक का समय था। तैमूजिन का कंटेम्पररी भारत में था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस पर मतलब चंगेज खान ने इल्तुतमिश पर अटैक नहीं किया, बट द फियर ऑफ अटैक अराइज इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इंडस रिवर तक आ चुका था, सिंधु नदी पर, वहां से वापस लौटकर चला गया तैमूजिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए ताप्ती रिवर कहां है और क्या सिस्टम है, उसका थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सतपुड़ा एक माउंटेन रेंज है। तो ताप्ती यहां कहीं से ऐसे जाती है, ठीक है। बाकी यहां की रिवर तो नर्मदा में मर्ज हो जाती है और बिंद के साउथ वाली रिवर भी नर्मदा में मर जाती है। नर्मदा ये बीच से बहती हुई चली जाती है। देखो हमें आंसर नहीं पता, हम कैसे टिक करने की कोशिश करेंगे। और हमने पढ़ा हुआ कि सतपुड़ा का जो मैकल एरिया है वहां से 3 रिवर निकलती, एक ऐसे चली जाती है, एक ऐसे चली जाती है और एक नर्मदा आ जाती है। तो ये नर्मदा होती है और दूसरी कौन सी होती है? सोन होती है। तीसरा नाम आप बताइए क्या होगी तीसरी नदी? आपको आंसर पता है? तीसरी रिवर है जोहिला। तो जोहिला का कनेक्शन क्या ताप्ती से होगा? क्या जोहिला ताप्ती की तरफ आएगी? नहीं आएगी, इसलिए आंसर होगा जोहिला।
जोहिला जो है वो किसकी वो है सहायक नदी, सोन की है। जोहिला और सोन दोनों का संगम होगा। ये दोनों जहां मिलती है उसको, उस घाट को कहते हैं दशरथ घाट। सोन और जोहिला के संगम को हम दशरथ घाट के नाम से जानते हैं। ताप्ती शूरपुत्री है, बैतूल के मुल्ताई से निकलकर गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती है। महाराष्ट्र गुजरात में बहती है। सूरत इसी किनारे है। बुरहानपुर इसी नदी के किनारे 724 किलोमीटर है। सतपुड़ा अजंता सतमाला माउंटेन का वाटर लेकर जा रही है। ताप्ती रिवर 724 किलोमीटर है ये। और इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी हैं? पूर्णा है, गिरना है, बोरी है, बंजारा है, पांचरा है, अनेर है, बागुर है, गोगई है, पूर्णा है, मोना है। तो ये सारी किसकी कंटेम्पररी हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ताप्ती रिवर की है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इजी क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? अगर आपने एक देश देखा होगा, एग्जैक्ट तो मैं मैप में नहीं बनाने की मतलब बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, ठीक है। तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ। 1920 किलोमीटर की लंबाई में है ग्रेट बैरियर। इट्स अ कोरल रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रकार की कोरल है जो ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए हमारे सिलेबस में कॉन्टिनेंट भी है, तो कॉन्टिनेंट के लिए पूछा गया है, तो थोड़ा सा और बात करेंगे। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में हम थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया में ये देख रहे हैं आपको माउंटेन रेंज देखेगी आपको, इसको कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहीं पर मिलेगा, निचली जगह देखेंगे आप अपने मैप में तो मिलेगा माउंट कोशियुश्को। इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इट्स नॉट अ हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की आप कह सकते हैं हाईएस्ट पीक, पर नॉट ओशिनिया। जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है वो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया इनका ग्रुप आता है। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये द्वीपों का समूह है। क्लियर है आपको? और यहीं पर आपको बहुत सारे डेजर्ट मिलेंगे। तनोमी डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, नूबिया, सारे डेजर्ट जो है वो आपको यहीं पर मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो आपको ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन मिलेगा। यूएसए जाएंगे तो रॉकी मिलेगा आपको, अलास्का माउंटेन रेंज मिलेगा, अपलेशियन मिलेगा आपको, अपलेशियन माउंटेन। और अगर वियतनाम जाएंगे तो आपको मिलेगा पुलालैंग माउंटेन, पुलालैंग माउंटेन मिलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न में चलते हैं। तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग हर कॉन्टिनेंट की डिटेल आप तैयार कर लीजिए। रिवर भी देख लीजिए, मरे डार्लिंग मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? आप ही बताइए किस नदी को हम सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं? नर्मदा को हम कहते हैं, टॉलमी क्या कहता है? नौमादोस कहता है। नर्मदा को हम मैकल सुता कहते हैं। रेवा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र नदी इसके ऊपर पुराण है वो है नर्मदा नदी। टॉलमी ने उसका नाम नामादोस रखा है। हम नर्मदा, रेवा, मैकल सुता के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी भी थोड़ी देर पहले हमने हल किया। सूर्यपुत्री या पुत्री को ही हम कहते हैं सूर्य तनया के नाम से भी जानते हैं। सूर्य तनया के नाम से भी जानते हैं। चंबल को चर्मवती कहते हैं। चंबल जो है महू से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा बनाकर वो जाकर कहां मिल जाती है? इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। केन नदी भी यमुना में मिलती है। कटनी के पास से निकलकर छतरपुर, पन्ना जिलों से बहती हुई बांदा जिले के पास मिल जाती है। ताप्ती नदी कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा भी कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बाय विच आर्टिकल?
आर्टिकल 74 में लिखा हुआ देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो आंसर तो होना चाहिए 74, पर एक बात नोट करेंगे 44th अमेंडमेंट में हमने एक चेंजेस किया है जिसमें वो बाध्य है, लेकिन कब? जब वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे और वापस आए, तब वो मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में जेबी वीटो का भी यूज कर सकता है, पर सेकंड टाइम में उसको साइन करना पड़ेगा अगर उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 74। 85 आर्टिकल में लिखा है सेशन, अगर आपको पार्लियामेंट का और लोकसभा का सेशन बुलाना है तो उसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल दिया होगा? उसका आर्टिकल दिया हुआ है 85 दिया हुआ है। 86 में एड्रेस है, प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है इसमें, और 101 में जो है वो वैकेंट सीट कैसे करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो आंसर होगा 74। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के बेस पर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं और प्रेसिडेंट पावर थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो नॉमिनल होता है, क्योंकि जबकि आर्टिकल 53 क्या कहता है? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, कि समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, पर वो एक्सरसाइज किसके थ्रू करेगा? बाय हिज सबऑर्डिनेट, अपने अधिकारी। वो कौन है? मंत्री बस। और ये आर्टिकल क्या कहता है? एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। रेड डेटा बुक पर किस पर डेटा प्रदान करता है, मतलब किस सब्जेक्ट पर डेटा प्रदान करता है? तो रेड डेटा बुक की अगर हम बात करें, रेड डेटा बुक जो है वो कौन निकालता है? IUCN द्वारा निकाली जाती है। नाम सुना होगा आपने IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहली बार ये रेड डेटा बुक निकाली गई थी 1964 में। 1964 में पहली बार ये रेड डेटा बुक निकाली गई थी। क्लियर है? 9 कैटेगरीज होती हैं, उतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे इस पूरी रेड डेटा बुक पर, जिसमें कुछ विलुप्त होती हैं, कुछ वन विलुप्त होते हैं, कुछ घोर संकटग्रस्त, ऐसे बहुत 9 कैटेगरीज होती हैं। IUCN जो स्टैब्लिश हुआ है वो 1948 में हुआ है, जिसका सेक्रेटरीट जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है ये। तो आंसर होगा लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की सूची, डी आंसर होगा, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। ये रेड डेटा बुक में होते हैं। क्लियर है? जिससे हमें पता पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें जो हमारी विलुप्त होने की कगार पर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के हाल में यूनेस्को विश्व विरासत सिटी कौन सी है? हमारी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। टैग किसने दिया है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, एस्टैब्लिश इन 1945। यूनेस्को कब बना है? पेरिस में बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें कौन सी सिटी बनी हुई है? इसमें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ोदरा और शिमला। तो आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2017 में डिक्लेयर किया गया है। जयपुर हमारी सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गई है, इसको नोट करेंगे। जयपुर हमारी सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। अहमदाबाद इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलेगा। अहमद शायद इसको एस्टैब्लिश किया। इसको पुराना नाम इसका आशावल था, उसके पहले उसके बाद कर्णावती। फिर से बता देता हूं, अहमदाबाद का नाम था आशावल, आशावल के बाद कर्णावती और कर्णावती के बाद अहमद शाह ने इसका नाम रख दिया अहमदाबाद, जिसे गुजराती में अहमदाबाद आप सुना होगा आपने। जयपुर जो है 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया था, टाउन प्लानिंग की गई थी। तो ये है हमारा विश्व विरासत के बारे में। टोटल 38 प्लेसेस है हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारे पास, और जिसमें से कुछ ये मैं बता रहा हूँ टेंजिबल, कुछ इनटेंजिबल हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, वो भी जरूर नोट करिएगा। अमूर्त संपत्तियां यूनेस्को की। अमूर्त सुनी है आपने? एग्जाम्पल कुंभ मेला, नवरोज, योगा, कालबेलिया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, संकीर्तन। संकीर्तन कहां मिलेगा? मणिपुर में। लद्दाख के बौद्ध स्तूप और उनके मंत्र का उच्चारण। मुदिएट्टू एक डांस है जो, रम्मन एक गढ़वाल का फेस्टिवल है रम्मन,
कुडियट्टम, रामलीला और जड़ियाल गुरु। पंजाब में एक जगह है जहां पर बर्तनों का काम होता है, पीतल तांबे के शिल्प के लिए फेमस है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेब पेज के लिए संग्रहित लिंक जिस पर जल्दी और आसानी से पहुंचने के लिए बाद में कॉल किया जाता है, स्टोर लिंक टू वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड इजी एक्सेस लेटर, इट्स कॉल्ड। कॉल्ड मतलब कॉल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिंदी में आएगा कि एक वेब पेज के लिए संग्रहित लिंक जिस पर जल्दी आसानी से पहुंचने के लिए जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से पुकारा जाता है? क्या उसको वर्ड प्रेस प्लगइन कहते हैं, उसको हम बुकमार्क कहते हैं, फील्ड कहते हैं, लेंथ कहते हैं? तो आंसर होगा इसका बुकमार्क, जिसे हम जिस पर जल्दी पहुंच जाते हैं। बुकमार्क क्या करते हैं? क्रिएट अ लिंक पेज विथ, जिससे हम जल्दी उसका व्यू देख लेते हैं, ये बुकमार्क में दिया, जिसको वर्ड प्रेस प्लगइन कहते हैं उसको हम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला CAG कौन था? तो वेरी सिंपल आंसर, CAG थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव जो है हमारे पहले CAG थे। आर्टिकल 148 में CAG का वर्णन है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वर्तमान में है GC मुर्मू। GC मुर्मू जो है वो वर्तमान में हमारे CAG। क्लियर है? तो CAG जो है वो 1860 में एक CAG तो नहीं थे, ऑडिटर जनरल थे। तो एडमंड 1860 में बनाए गए थे, हमारे फर्स्ट ऑडिटर जनरल बनाए गए थे। महालेखाकार की जो बात है वो 1858 में आई। 1866 में हमने CAG की बात की, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक की बात की। 1919 के एक्ट में हमारे पास नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आया, जो सरकार से स्वतंत्र हो गया पूरी तरह से। तो आंसर होगा वी नरहरि राव। सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह कहां पर हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो संबंध है वो इलाहाबाद में जन्मी है। खंडवा में लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनका विवाह हुआ और बाद में उन्होंने जबलपुर में निवास करना शुरू कर दिया। कहां पर निवास करना शुरू कर दिया? जबलपुर में। झंडा सत्याग्रह की अग्रणी नेता रही है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो कविता लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविताएं लिखकर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो समारोह है वो जबलपुर में मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जबलपुर। झांसी की रानी समाधि पर भी कविता है, लक्ष्मीबाई पर भी कविता है, पर दो चीजें याद करें। जब भी आएगा झांसी की रानी कविता, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, कविता पोएम की बात की जाएगी तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जब आ जाएगा उपन्यास, किसने लिखा इस विषय पर? झांसी की रानी उपन्यास लिखने का काम किया है वृंदावन लाल वर्मा ने। नाम सुना होगा आपने वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनयनी नामक उपन्यास लिखने वाले हैं, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन में दिए हैं साजापुर दिया हुआ है, सागर दिया हुआ है, महेश्वर। महेश्वर फेमस है निमाड़ फेस्टिवल के लिए, महेश्वर में होता है। निमाड़ उत्सव जो है महेश्वर में होता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस्लाम के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में पैगंबर की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है? तो नो डाउट कुरान जो है पैगंबर की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, जबकि शरीयत जो है, शरीयत में मुस्लिम विधि का उल्लेख किया गया है। ये कुरान की बात करें हम तो कुरान का जो ज्ञान है ये पैगंबर साहब को हीरा की गुफा में प्राप्त हुआ, जिसको हम कहते हैं कुरान की ज्ञान का नाजिल होना। और रमजान के पवित्र माह के अंतिम दिन इस त्योहार को हम ईद उल फितर के रूप में मनाते हैं। पैगंबर साहब के जन्मदिन को हम ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। और ईद उल जुहा जो है वो बकरीद के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो कुरान का ज्ञान कब मिला वो आपको क्लियर हो गया। तो पवित्र जो शिक्षाओं से जुड़ी है वो है कुरान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा, देखिए स्वर्ण रेखा को लेकर दो बातें हैं।
एक नदी है स्वर्ण रेखा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वर्ण रेखा 2 जगह है, पर इस ऑप्शन में इंदौर, सागर, ग्वालियर, कटनी दिया हुआ है। तो इंदौर जो है वो तो खान नदी मिलेगी आपको, खान नदी के किनारे इंदौर है। कटनी में कटनी नदी और निवार नदी भी मिलेगी, निवार नदी। सागर जो है वो तालाब के किनारे है सागर में, तो आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में एक स्वर्ण रेखा नदी मिलती है जिसके ऊपर सरकार स्वच्छता कार्यक्रम भी चला रही है। सरकार ये स्वच्छता कार्यक्रम स्वर्ण रेखा नदी के लिए चला रही है। और जो एक और नदी है स्वर्ण रेखा, वो झारखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है, एंड फाइनली मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल एंड द फेमस आयरन एंड स्टील सिटी जमशेदपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस सुवर्ण रेखा रिवर। टिस्को जहां पर है, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी है, वहां पर है सुवर्ण रेखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी को किससे कनेक्ट करने काम करती है? अगर हम यहां पर एक रफ मैप बनाएं, अगर हम यहां पर, एक मिनट फिर से बनाता हूं मैं। अफ्रीका ये है, और यहां से हमारा ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और ये है रेड सी, और इसके बीच में यहां पर है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल कनेक्ट मेडिटेरियन सी विथ रेड सी। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। क्लियर है? तो भूमध्य सागर, उसके बीच में कौन सी कैनाल है? मतलब मैं ऐसे बोलूं तो भूमध्य सागर ये है, इसके बीच में है सुएज, ये सुएज है, कैनाल है, और यहां पर है रेड सी, लाल सागर। तो सुएज नहर जो है वो बनाई गई थी फर्डिनेंड डी लेप्सस द्वारा, कंप्लीटेड इन 1869 एंड 1956 कर्नल नासिर ऑफ इजिप्ट नेशनलाइज्ड दिस सुएज कैनाल। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कर्नल नासिर, आपको याद होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में, नैम में, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में जुड़े रहे, नासिर, टीटो एंड नेहरू। तो ये नासिर वही हैं जिन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। जहां तक बात है ब्लैक सी, ब्लैक सी आप देखेंगे तो ब्लैक सी कहां पर है? थोड़ा दूर है इस उससे। काला सागर, काले सागर में डैन्यूब नदी जाकर मर्ज होती है। काले सागर में कौन सी रिवर जाकर मर्ज होती है? डैन्यूब, नीपर, नीस्टर। कहां पर गिरती हैं? ये ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। दूसरी हम बात करें, एक कैनाल बड़ी फेमस है, कील कैनाल, विच कनेक्ट बाल्टिक सी विथ नॉर्थ सी। ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती कील नहर। दिस कैनाल इज द बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहरों में से नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस मिंटो हॉल was constructed in which of the following year? The first question is, what is this Minto Hall? This Minto Hall situated in Bhopal, capital of Madhya Pradesh. This Minto Hall built when the Lord Minto came to Bhopal in 1909 as a guest house. एक गेस्ट हाउस के रूप में 1909 में बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा 1909 में। यहां पर लॉर्ड मिंटो ठहरे हुए थे, सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया हुआ था। इसके आर्किटेक्ट थे एस.सी. रोवन। इसके आर्किटेक्ट थे एस.सी. रोवन। 1956 से लेकर 1996 तक ये एज असेंबली रहा है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस मिंटो हॉल में लगती थी 1956 से लेके 1996 तक। उसके बाद नई विधानसभा बनी, तब ये वहां शिफ्ट हो गई, और 2014 में 2014 में एमपी टूरिज्म के हाथों में आ गया है ये मिंटो हॉल। तो याद करेंगे आप क्या क्या घटनाएं बताई मैंने आपको। लॉर्ड मिंटो के इसने बना है, 1956 से 1990 से असेंबली रहा है, और 2014 में एमपी टूरिज्म के पास चला गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम।
देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 352, 356 एंड 360। ये 3 तरह की इमरजेंसी है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 352 इज अ नेशनल इमरजेंसी, 356 इज अ प्रेसिडेंट रूल, जनरली नोन एज अ प्रेसिडेंट रूल, पर इस ये क्या है, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, एंड 360 इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों की बात करें तो तीनों जो हैं वो प्रेसिडेंट इंपोज करेगा, प्रोक्लेमिनेशन करेगा। कब करेगा? सिंपल सा आर्टिकल 74 कहता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस 352 में लिखा हुआ है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट वर्ड का यूज कहां किया गया? 352 में किया गया है, वो भी रिटन रिकमेंडेशन की तरह। तो ये कब लगेगी? जब आक्रमण होगा, इंटरनल आर्म रिविल होगा, तब इसको लगाया जाएगा। 356 फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, 360 व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन डेंजर, जब देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, तब ये लगेगा। अगर हम 352 लगाते हैं तो जनरली बिना पार्लियामेंट के पास किए 1 मंथ तक इंप्लीमेंट हो सकती है। 356 360 2 मंथ तक, तो ये 1 ये 2 ये 2, ऐसा कंपैरिजन कर लेंगे हम। यदि ओके करे पार्लियामेंट तो ये मैक्सिमम कब तक लग सकती है? 352 नो लिमिट, पर हर 6 मंथ में पास कराना होगा। 356 इन सर्टेन केसेस इट इज अप टू 3 ईयर, 3 साल तक लग सकती। कब? जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नहीं, चुनाव कराने लायक हालात नहीं है। 360 नो लिमिट। तो इस तरह 352 पहली बार लगी थी इंडिया में 1962 में, एट द टाइम ऑफ चाइना इन्वेजन, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब 1962 में पहली बार लगाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। फिर 71 में लगी जब पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर 1975 में लगी। 1962 में रीजन था चाइना इन्वेजन, 1971 में था पाकिस्तान इन्वेजन, एंड 1975 में था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। इस वर्ड को ही हमने अलग कर दिया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हो गया इंटरनल आर्म रिबेल। क्लियर है? तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी हमारे लग चुकी है, 62, 71, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? आईपीसीसी का नाम सुना होगा आपने, मिस्टर पचौरी, हमारे यहाँ के आर के पचौरी उसके हेड भी रहे हैं आईपीसीसी की। तो आईपीसीसी बना है 1988 में, 1988 में बना है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ये आईपीसीसी जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जलवायु संगठन और यूएनईपी के द्वारा बनाया गया है। विश्व मौसम संगठन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये बनाया गया है आईपीसीसी, जो क्लाइमेट चेंज पर अपनी रिपोर्ट, उसके इम्पैक्ट को बताने का काम करता है, जिससे आर के पचौरी मिल चुके। और दिस आईपीसीसी आल्सो गॉट नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है आर के पचौरी के माध्यम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल में ही आईएसआईएस द्वारा नष्ट की गई प्रसिद्ध अल नूरी मस्जिद किस शहर में है? तो अल नूरी मस्जिद जो है वो मौसुल में है, इराक में है। ये मौसुल सिटी पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, बगदाद जो है वो इराक की कैपिटल है, और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो अल नूरी मॉस्क कहां पर है? ये मॉस्क जो है वो मौसुल में है, जो 2017 में नष्ट कर दी गई थी। झुकी हुई मीनारों के लिए फेमस थी अपनी, किसके लिए? लीनिंग टावर के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पर हम आते हैं। व्हाट इज टेलनेट? टेलनेट क्या है? टेलनेट इज अ सर्च इंजन और ब्राउजर और प्रोटोकॉल और अ गेटवे फॉर एनीथिंग। सो टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सर्टेन रूल, सर्टेन गाइडलाइंस, दैट इज नोन एज अ प्रोटोकॉल। कुछ दिशा निर्देश हैं उसके। तो टेलनेट क्या है? इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर द इंटरनेट और लैन के लिए इसका यूज किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड मीन 0 to 18 एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस कमीशन। इस आयोग के अनुसार 0 से 18 है। तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2007 में। मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदयगिरी केव्स कहां पर मिलेंगी? उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर इस पर हम फोकस करेंगे तो उदयगिरी जो नो डाउट, देखिए सागर में हमने आज तक ऐसी कोई केव्स पढ़ी नहीं है। हमने जो केव्स पढ़ी हैं वो रायसेन में पढ़ी हैं। रायसेन में क्या पढ़ी हमने? भीमबेटका पढ़ी हुई है, भीमबेटका केव्स पढ़ी हुई हैं रायसेन में। और रायसेन में हमने पढ़ी हुई है मृगेंद्रनाथ केव, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। किसी गुफाएं? मृगेंद्रनाथ। पेंटिंग के लिए फेमस है दोनों रायसेन में। होशंगाबाद में आपको आदमगढ़ मिल जाएगी और धार में मिल जाएगी बाघ, बाघ की गुफाएं। देखिए बाघ बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली है याद करना। बाघ डिस्कवर्ड बाय डेंजर, बाघ खुद डेंजर है, इसलिए खोज किसने की? डेंजर फील्ड ने की। तो आंसर हो जाएगा उदयगिरी केव्स का भिलसा यानी विदिशा। विदिशा में है ये उदयगिरी की गुफाएं, गुप्त पीरियड की हैं और जैन और हिंदू केव्स हैं यहां पर। गुफा नंबर 5 में 12 विष्णु के 12 रूप का वर्णन किया गया है। और यही विदिशा में हेलियोडोरस का पिलर भी मिलेगा जो शुंग पीरियड का है। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। मगध राज्य की पहली राजधानी क्या थी? एज पर दिस ऑप्शन आंसर इज राजगृह। इस ऑप्शन में जो दिख रहा है वो राजगृह है, लेकिन अगर हम मगध की स्टार्टिंग देखें तो मगध में महाभारत पीरियड में, मैं महाभारत पीरियड की बात कर रहा हूं, महाभारत पीरियड में द रूलर वॉज जरासंध, यहां का शासक था जरासंध। तब कैपिटल थी गिरिव्रज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ऑप्शन में और डेप्थ में आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरिव्रज। एंड बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या बना ली? बिंबिसार मेड राजगृह, बिंबिसार ने बनाई राजगृह। एंड देन उदायन, उदायन के समय क्या हुई? पाटलिपुत्र, उदायन के समय क्या हुई? पाटलिपुत्र। और वैशाली किसके समय हुई? शिशुनाग के समय हुई वैशाली। और फिर क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई पुनः। क्लियर है आपको? तो शिशुनाग के समय वैशाली, और शिशुनाग वो बंदा है जिसने अवंती को जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस विच मगध रूलर कनक्योर अवंती? तो अवंती को जीतने का काम किया किसने? शिशुनाग ने किया। इसके अलावा वैशाली जो है वो लिच्छवी की भी राजधानी रही है। बनारस जो है काशी की कैपिटल रही है। बनारस जो है किसकी कैपिटल रही है? काशी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है? कोई बात नहीं, हमें कोई ज्यादा जानकारी है नहीं इसमें। अगर हम इसको सोचें जरा प्रश्न को, उर्मिल नदी कहां पर है? छतरपुर में, सुना है हमने, तो यूपी में भी कनेक्ट हो सकता है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर है तो यूपी कनेक्ट हो सकता है। केन भी यूपी जाती है तो यूपी कनेक्ट हो सकता है। बाघ का नहीं पता है तो बाघ उत्तर होना चाहिए। देखिए उसका उत्तर किसी को नहीं पता है मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये उत्तर बिना पता किए हुए पता करने का, अगर हमको केवल लोकेशन पता है रिवर की तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी ये जो है होगा। तो बाघ बिल्कुल करेक्ट है। बाघ जो प्रोजेक्ट है वो एमपी एंड महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। मैं आपको ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं पता है, मैं आपको एक तरीका बता रहा था कि अगर नहीं पता है तो हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उर्मिल छतरपुर में है तो उर्मिल रिवर में हम देखें तो यूपी कनेक्ट होगा। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर है। केन भी जो है बेतवा, केन जो है वो यूपी में जाती है, बांदा जिले तक जाती है, तो ये भी यूपी का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। बाघ जो है वो एमपी और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात चल रही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होती? तो इंडिया से तो पास होती है, तो आपको पता है कैसे पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से निकलती। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए जब भारत के गुजरात से पास होती है
और मिजोरम से भी पास होती है, त्रिपुरा से भी पास होती है, तो क्या उसका लैटिट्यूड आपको दिखता है कि वो पाकिस्तान को भी क्रॉस करेगी? मैं आपसे तरीका पूछ रहा हूं। दूसरा, मिजोरम जो है वो म्यांमार की बॉर्डर को टच करता है, तो जब मिजोरम से निकलती है तो म्यांमार से भी निकलती होगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आंसर कैसे पिक करना चाहिए। जब वेस्ट बंगाल से निकलती है और मिजोरम से निकलती, त्रिपुरा से निकलती, तो त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से भी गुजरती होगी, मतलब इससे भी गुजरती होगी, इससे भी। तो आंसर क्या बचा? पाकिस्तान। आप लोग तनाव मुक्त होकर आराम से कूल टेम्परामेंट रखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। सिलेक्शन के लिए नॉलेज चाहिए, पर अंदर रूम के क्लासरूम में, एग्जाम रूम में टेम्परामेंट चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी आंसर पता होते हैं पर एट ए टाइम याद नहीं आते हैं। जैसे आप रूम से बाहर जाते हैं तो आपको सारे आंसर याद आने लगते हैं। तो आपके नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टेम्परामेंट की। तो अगर बहुत कूल टेम्परामेंट से एक अच्छे से मेंटल बैलेंस करते हुए आप जवाब देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर पता है और आपने खुद ऑब्जर्व किया कि जैसे आप एग्जाम रूम से बाहर आते तो आपको खुद लगता है क्या आंसर लगा दिया, इसका आंसर तो मुझे पता था, गलत लगा दिया। अगर टेम्परामेंट बेटर होता तो वहीं से ही लगा देते आप। चलिए खैर, तो ये समझ में आया आपको? तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान से एक लिस्ट बना लीजिए कि कहां कहां से पासिस होने का काम करती है। इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, ताइवान है, मैक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न सहारा है, मोरिटेनिया है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है। इन कंट्रीज से पास होने का काम करती है। रेड सी से भी निकलती है, कई बार सी भी पूछ सकते हैं, इंडियन ओशन से भी निकलती है, गल्फ ऑफ ताइवान से भी निकलती है, पैसिफिक से भी निकलती है, अटलांटिक ओशन से भी निकलती है, फिलीपीन से भी निकलती है, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्यप्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? देखिए, लोकायुक्त जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के लिए है, लोकपाल फॉर सेंटर है, ये अम्बुड्समैन के नाम पर हमने लिया हुआ है, स्वीडिश कॉन्सेप्ट है, जिसको हिंदी में सजग प्रहरी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में एमपी लोकायुक्त अधिनियम 1981 में आया। कब आया? 1981 में आया, और पहले लोकायुक्त बने हमारे पीवी दीक्षित। तो पहले लोकायुक्त कौन बने? पीवी। अभी हैं एनके गुप्ता। अभी कौन है? एनके गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कहां है? आप चाहते एक लिस्ट बना लो। कैसे? देखिए, लोकसभा, विधानसभा, हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर जो रिजर्वेशन है वो है एसटी और एससी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा आपको यहां पे। अब मैं बात करूंगा पंचायत और नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। यहां पर जो रिजर्वेशन है इन दोनों जगहों पर वो एसटी, एससी, वुमेन, महिलाओं का भी है। और स्टेट की बिल, स्टेट की इच्छा पर छोड़ दिया है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन करना चाहे तो करे। तो इतना रिजर्वेशन मतलब कहां पर है? ये पंचायत और नगर पालिका में है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो वुमेन रिजर्वेशन कहां मिल गया आपको? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में, और पंचायत में एमपी में 50% रिजर्वेशन है। क्लियर है? अब दूसरी चीज और बता देते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी इसको हम हिंदी में राज्यसभा कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसको हम विधान परिषद कहते हैं। यहां पर नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। लोकसभा विधानसभा में एसटी एससी है, पंचायत नगर पालिका में एसटी एससी वुमेन एंड स्टेट की बिल पर है ओबीसी और वुमेन रिजर्वेशन है वहां पर। राज्यसभा विधान परिषद में नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं। तो वुमेन रिजर्वेशन कहां मिलेगा? पंचायती राज बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन मिलेगा और राज्य विधानसभा में एसटी एससी मिलेगा। देयर इज नो रिजर्वेशन इन कैबिनेट, और लोकसभा मिलेगा आपको एसटी एससी रिजर्वेशन मिलेगा। कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी?
बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है फ्लोरा एंड फौना, मतलब जीव जंतुओं और पादपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां मिलेंगी। तो देखिए हमें इसका आंसर नहीं पता है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलती है। क्लियर है? तो आप क्या जवाब देंगे? रेन फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक है, किस तरह के वन में मिलती है? वैसे सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में, यानी समुद्र में सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर धरती की बात करें तो कहां मिलेगी, किस टाइप की मिलेगी? रेन फॉरेस्ट। हम जरा चेक करते हैं इसमें रेन फॉरेस्ट कहां है, आप ही बता दीजिए। आंसर ब्राजील। तो कहां मिलेगी? ब्राजील में, जहां पर अमेजन के किनारे आपको मिलेंगे सेल्वास फॉरेस्ट मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलेगी? ब्राजील में मिलेगी। और 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, एक मिनट जरा, 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता में पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे पर कोलंबिया है, तीसरे में इंडोनेशिया है और भारत की पोजीशन 8th है, 8वें नंबर पर है। जैव विविधता की बात करें तो भारत में जैव विविधता वेस्टर्न घाट पर और ईस्टर्न हिमालय में मिल जाती है। अंडमान निकोबार में भी काफी मात्रा में जैव विविधता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर किया गया? नई दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, इंदौर। तो इसमें एमपी का भी ऑप्शन है, इंदौर पर आंसर है गुवाहाटी। अभी हाल में ही खेलो इंडिया, इस बार के बजट में आप कल देखेंगे खेलो इंडिया के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफी कुछ अमाउंट जो है वो इस के लिए रखा गया है। तो आप एक बार बजट की स्टडी भी मध्य प्रदेश की कर लीजिएगा, जो हमारे वित्त मंत्री देवड़ा जी ने कल पेश किया है। जल क्रांति है, उसमें गांव के लोगों को जल उपलब्ध कराने की बात की गई है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात की गई है जो ओमकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा, और छतरपुर के जटाशंकर में रोप वे बनाने की बात की। थोड़ा सा एक अध्ययन कर लीजिएगा, सड़कों को जोड़ने की बात भी है। तो ये जो है कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। ये तीसरा है, पहला 2018 में नई दिल्ली में हुआ, 2019 में पुणे में हुआ। लिख देता हूं मैं, 2018 दिल्ली और 2019 पुणे में हुआ है। और 2020 में कहा हुआ है? गुवाहाटी में, जिसमें महाराष्ट्र पहली पोजीशन पे है। महाराष्ट्र को कौन सी पोजीशन मिली है? पहली मिली है। हरियाणा दूसरा, दिल्ली तीसरा। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है? तो मध्य प्रदेश को 15 गोल्ड, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मिले हैं। फिर से लिख देता हूं, 15, 11, 20 ऐसे याद करेंगे। 15 गोल्ड, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। ऐड कर लीजिए कितने मेडल हुए आप खुद, टोटल मेडल कितने मिले हुए? तो टोटल 46 मेडल एमपी को मिले हुए हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। कंप्यूटर और फोन के बीच के अंतर को समेटने वाला मतलब कनेक्ट करने वाला, नॉट अंतर नहीं होगा, जो कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो कनेक्ट करने का मॉडेम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। चलिए, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीवीसी कब बना? ये प्रश्न हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। के संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसके अभी हाल में जो कमिश्नर है वो है संजय कोठारी। उसके पहले थे एनएस राव।